इकाई 4 अधिगमकर्ता के मध्य वैयक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। वैयक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अलावा रंग, रूप, आकार, बनावट, यौन भेद, सीखने की गति, संवेग, बुद्धि, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। एटकिंसन के अनुसार किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के मध्य व्यवहार की संरचना में पाई जाने वाली असमानताओं को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला शारीरिक भिन्नता फिजिकल डिफरेंस, दूसरा मानसिक भिन्नता मेंटल डिफरेंस, तीसरा संवेगात्मक भिन्नता इमोशनल डिफरेंस, चौथा रुचि में भिन्नता डिफरेंस इन इंटरेस्ट, पांचवा व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, छठवां क्रियात्मक भिन्नता डिफरेंस इन अचीवमेंट, सातवां विचारों में भिन्नता डिफरेंस इन ओपिनियंस, आठवां अधिगम में भिन्नता डिफरेंस इन लर्निंग। अब वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, दूसरा वातावरण एनवायरनमेंट, तीसरा आयु व बुद्धि एज एंड इंटेलिजेंस, चौथा प्रजाति एवं देश स्पेसीज एंड कंट्री, पांचवा शैक्षिक तत्व एजुकेशनल एलिमेंट, छठवां आर्थिक दशा इकोनॉमिक कंडीशन, सातवां लिंग भेद जेंडर डिफरेंस। अब हम वैयक्तिक भिन्नता के शैक्षिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्माण में, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य निर्माण में इन डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, तीसरा छात्रों के वर्गीकरण में इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, चौथा शिक्षण विधियों के चयन में इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, पांचवा शिक्षण साधनों के चयन में इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, छठवां कक्षा का आकार साइज ऑफ द क्लास, सातवां गृहकार्य की मात्रा ज्ञात करने में इन डिटरमाइनिंग द लोड ऑफ होमवर्क, आठवां वैयक्तिक सहायता में इन इंडिविजुअल हेल्प, नौवां शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। अब मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं के आयाम, इस पर चर्चा करेंगे हम। डायमेंशंस ऑफ डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मनोवैज्ञानिक गुणों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला संज्ञानात्मक योग्यताएं कॉग्निटिव एबिलिटीज, दूसरा रुचि यानी कि इंटरेस्ट, अभिक्षमता एप्टीट्यूड सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, पांचवा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी और छठवां मूल्य यानी कि वैल्यूज। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में, कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में। संरचनाओं का निर्माण बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर, आत्मसात करना एसिमिलेशन, समायोजन एक्मोडेशन, व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन और संतुलन यानी कि बैलेंस। रुचि यानी कि इंटरेस्ट, ये क्या होता है? रुचि एक मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तु से संबंध या लगाव प्रकट करता है। ड्राइवर के अनुसार रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। रुचि के प्रकार टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। रुचि के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्ति रुचि मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, दूसरा अभिव्यक्तात्मक रुचि एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट, तीसरा परीक्षित रुचि यानी कि टेस्टेड इंटरेस्ट। रुचि का शैक्षिक महत्व क्या है? एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट। पहला शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरा वैयक्तिक भिन्नता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, शिक्षण विधियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भावी व्यवसाय के चयन में इसका बहुत महत्व है। अब हम बात करेंगे अभिरुचि या अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड के बारे में। अभिरुचि अभिक्षमता सामान्य बौद्धिक एकता के अतिरिक्त एक ऐसी विशिष्ट योग्यता है जो व्यक्ति को विशिष्ट क्षेत्र में वांछित स्तर की निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। फ्रीमैन ने कहा है कि अभिक्षमता कुछ विशेषताओं का मिश्रण है जो प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगीत अनुक्रियाओं के समूह को प्राप्त करने की ओर इशारा करता है, जैसे भाषा को बोलने की योग्यता, संगीतकार बनने की योग्यता, मशीनी काम करने की योग्यता इत्यादि। अभिक्षमता की विशेषताएं। बिंघम के अनुसार अभिक्षमता किसी व्यक्ति की अभियोग्यता या गुणों का सम्मिश्रण है जो उसकी क्षमताओं की ओर संकेत करती है। अभिक्षमता किसी कार्य में संभाव्य योग्यता से भी अधिक है। इसमें किसी क्रिया को पूर्ण करने में उपयुक्तता का भाव भी निहित है।
अभिक्षमता एक अमूर्त प्रत्यय है। अभिक्षमता व्यक्ति के गुणों की ओर संकेत करती है। अभिक्षमता वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर निर्देशन करती है। अब हम जानेंगे अभिरुचि, अभिक्षमता और रुचि में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अभिक्षमता और रुचि यानी कि इंटरेस्ट। अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की किसी काम करने की क्षमता से है, जबकि रुचि का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष की पसंद से है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति के गुणों को व्यक्त करती है। रुचि किसी व्यक्ति की रुचि तथा इच्छा को व्यक्त करती है। इसमें व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन रुचि में योग्यता का कोई प्रभाव न होकर इच्छा शक्ति का प्रभाव पड़ता है। अभिक्षमता व्यक्ति के वर्तमान की योग्यता के आधार पर भविष्यवाणी करती है और रुचि से सीखने में आने वाली असामान्य बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। अभिक्षमता उपार्जित होती है, जो किसी कार्य को लगातार करने से परिमार्जित होती है। रुचि को जन्मजात प्राप्त किया जाता है तथा यह उपार्जित भी होती है। और अंतिम, अभिक्षमता परीक्षण का केंद्र वृहद है, जबकि रुचि का अपेक्षाकृत कम है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सृजन करना, उत्पन्न करना आदि। मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन करता है, सृजनात्मकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में सृजनात्मकता से आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण वह नई चीजों, रचनाओं तथा विचारों को उत्पन्न करता है। ट्रेवलर के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवी रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। अब सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताओं की बात करें। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। पहली विशेषता जो है इसकी, वह है सृजनात्मकता में व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है। इसमें उपयोगिता का गुण पाया जाता है। सृजनात्मकता की क्रिया लक्ष्योन्मुख होती है। सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का गुण पाया जाता है, अर्थात वह एक समस्या का कई तरीकों से चिंतन करके समाधान निकालता है। और सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। पहला प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, दूसरा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, और चौथा विस्तारण यानी कि एलिब्रेशन। बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय, टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। पहला, शिक्षक को स्वयं सृजनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए, फिर बच्चे भी अनुकरण के माध्यम से सृजनात्मक हो पाएंगे। दूसरा, शिक्षक को कक्षा में वाद विवाद विधि का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, बालकों के द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य के लिए उसे धनात्मक पुनर्वलन करना चाहिए। चौथा, बालकों द्वारा किए गए नवीन कार्यों की प्रशंसा करना चाहिए। पांचवा, छात्रों को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। छठवां, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। सातवां, शिक्षक को मस्तिष्क उद्वेलीकरण यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि को बढ़ावा देना चाहिए। आठवां, छात्रों को आशावादी बनाना चाहिए। नौवां, छात्रों को स्वयं नवीन सूचनाओं के एकत्रीकरण पर जोर देना चाहिए। 10वां, समस्या का समाधान नवीन विधियों की सहायता से करने पर जोर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मनोविज्ञान में व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति के रूप में गुणों की समष्टि से है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है। व्यक्तित्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। पहला, आत्मचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। दूसरा, निरंतर निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस क्रिएशन। तीसरा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। चौथा, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। पांचवा, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टेड गोल। छठवां, सामाजिकता यानी सोशलिज्म। सातवां, सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन। आठवां, एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। व्यक्तित्व के निर्धारक या व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहला जैविक या वंशानुक्रम कारक, जिसे हम बायोलॉजिकल या हेरिडिटी फैक्टर्स बोलते हैं। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनमें से पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये लंबाई के लिए उत्तरदायी है। दूसरी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, ये सामवेगिक स्थिति का नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तीसरी यौन ग्रंथि यानी कि सेक्स ग्लैंड, ये स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित गुणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। शरीर संरचना की बात करें, फिजिक की बात करें, तो जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो हंसी मजाक पसंद होते हैं, आराम पसंद होते हैं और बहुत सामाजिक भी होते हैं। अगर पतले व्यक्तियों की बात की जाए तो ये संयमी होते हैं, तेज होते हैं और चिड़चिड़े भी होते हैं। शारीरिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, आशावादी इंसानों में रक्त की अधिकता होती है। चिड़चिड़े व्यक्ति जो होते हैं उनमें पित्त की अधिकता होती है। शांत व्यक्ति में कफ की अधिकता, और जो परेशान व्यक्ति होता है उनके स्नायु या तंत्र का द्रव्य की अधिकता उनमें होती है। और मनोवैज्ञानिक कारणों की अगर बात करें, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, तो बुद्धि और मानसिक विकास, इंटेलिजेंस एंड मेंटल डेवलपमेंट, रुचियां और दृष्टिकोण, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं महत्वाकांक्षा का स्तर, अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, संवेगात्मक एवं स्वभावगत विशेषताएं, इमोशनल एंड टेम्परामेंटल मेकअप। तीसरा है वातावरण संबंधी कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर, जिनमें से सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, जिनमें पास पड़ोस, नेबरहुड, विद्यालय प्रभाव, स्कूल एनवायरनमेंट इत्यादि शामिल रहते हैं। सांस्कृतिक कारकों की बात करें, कल्चरल फैक्टर्स की, तो उनमें मानव शास्त्रीय साक्ष्य और प्रयोगात्मक साक्ष्य ये होते हैं। मूल्य यानी कि वैल्यूज क्या होती है? वैल्यू शब्द का उद्भव वैल्यूर से हुआ है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जॉन जी केन के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। एकेसी ओटावे के अनुसार मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। मूल्य की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। पहला अमूर्त संप्रत्यय, सामाजिक स्वीकृति, मूल्यों का विकास, मूल्यों का चयन, आत्मसंतुष्टि, समाज की पहचान, दीर्घ अनुभवों का परिणाम, व्यवहारिक निर्धारण, मूल्य प्रत्यय, उचित कार्य प्रेरक और परिवर्तनशीलता इसकी विशेषताएं हैं। अब हम बुद्धि की बात करेंगे। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है, जिसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूचना का सहारा लेता है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, पूर्व अनुभवों का लाभ उठाता है। बुद्धि व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन व अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। वेस्लर के अनुसार अभिप्रयुक्त करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की शक्ति व्यक्ति की संपूर्ण अथवा सार्वभौम क्षमता ही बुद्धि है। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब हम बुद्धि के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता है। बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। दूसरा, बुद्धि के उचित विकास हेतु पर्यावरण का महत्व है। तीसरा, यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। चौथा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। पांचवा, बुद्धि पर्यावरण में समायोजन की योग्यता है। छठवां, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। सातवां, बुद्धि पूर्व अनुभवों से ज्ञान एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। आठवां, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। नौवां, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। 10वां, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य होता है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि 3 प्रकार की होती है सामान्यतः। एक सामाजिक बुद्धि जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरी अमूर्त बुद्धि जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। तीसरी गामक या यांत्रिक बुद्धि जिसे हम मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस।
ये गार्डनर जी हैं। सन 1983 में बुद्धि का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है, अतः बुद्धि में एक कारक का समावेश न होकर बहुत सारे कारकों का समावेश होता है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं जो निम्नानुसार हैं। पहली शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, जिसे हम वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। यह भाषा संबंधी तर्क, वाक्यों को पहचानना, अनुच्छेद में से प्रश्नों के उत्तर छांटना इत्यादि इसमें शामिल रहता है। दूसरी प्रेक्षण संबंधी बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, यह शिल्पकारों आर्किटेक्ट्स में पाई जाती है। तीसरी सांगीतिक बुद्धि, जिसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये संगीतकार और गीतकारों में पाई जाती है। चौथी तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। तार्किक जोड़ घटाव, पहेली हल करने वाले, प्रयोग करने, खोज करने वाले, प्रश्न पूछने वाले व्यक्तियों में ये बुद्धि पाई जाती है। पांचवा शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसे हम बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सर्जन, नर्तक, व्यायामकारों इत्यादि में पाई जाती है। छठवां व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, अपनी रुचियों, लक्ष्यों, भावों और संवेगों में विभेद करने की क्षमता होती है। सातवां व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, दूसरे व्यक्ति को समझना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी प्रेरणा एवं आवश्यकताओं को समझना इत्यादि इस बुद्धि में शामिल रहता है। आठवां प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसको गार्डनर जी ने 1988 में जोड़ा था। यह किसानों, जैव विज्ञानी एवं वनस्पति वैज्ञानिक आदि में अधिक होती है। नौवां अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इसको सन 2000 में जोड़ा गया था। यह दार्शनिकों और चिंतकों में अधिक होती है। गार्डनर के अनुसार प्रथम 3 बुद्धियों का मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा आसानी से किया जा सकता है एवं अंतिम 6 का स्वरूप इस प्रकार का है जिनमें बुद्धि के परंपरागत अर्थ को विस्तृत किया गया है। अब हम बात करेंगे आगे सांवेगिक बुद्धि के बारे में, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सांवेगिक बुद्धि संवेगों को पहचानने की योग्यता है। गोलमैन का कहना है कि व्यक्ति को जीवन में 80% सफलता सांवेगिक बुद्धि के कारण तथा 20% सफलता बुद्धि लब्धि के कारण मिलती है। प्रायः देखा गया है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति व्यवसायिक व शैक्षिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जिनमें सांवेगिक बुद्धि अधिक होती है, अर्थात जिनमें वातावरण से समायोजन की क्षमता अधिक होती है। सांवेगिक बुद्धि की विशेषताओं की बात करें तो पहला, सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति न केवल अपनी वरन दूसरों की भी मनोदशा को समझने में सफल होता है। दूसरा, सांवेगिक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने तथा दूसरों के संवेगों को समझता है एवं उस पर नियंत्रण करता है। तीसरा, इस प्रकार का बुद्धि वाला व्यक्ति कई व्यक्तियों के संवेगों को समझ पाता है। चौथा, सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। पांचवा, सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति आशावादी रहते हैं और कठिन कार्य को मेहनत से करते हैं। छठवां, सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति संबंधों को बनाना और निभाना ज्यादा अच्छे से जानते हैं। सातवां, सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति में सामाजिक कुशलता अधिक पाई जाती है। आठवां, सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। सांवेगिक बुद्धि के तत्वों की बात करें तो 6 तत्व हैं इसके। पहला, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। तीसरा, आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। चौथा, परानुभूति, एम्पैथी। पांचवा, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। छठवां, आशावादिता यानी ऑप्टिमिज्म। ये सांवेगिक बुद्धि के 6 तत्व हैं। अधिगम शैलियां, लर्निंग स्टाइल्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के लिए ये अधिगम शैलियां सीखने की विधियां अथवा तरीके हैं जो उन्हें सीखने के उत्तम अवसर प्रदान करती है। अधिगम शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। पहला, दृष्टिगत अधिगम शैली, जिसे हम विजुअल लर्निंग स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें बच्चे शिक्षक के विभिन्न हाव भाव को देखकर सीखते हैं। दृष्टि संबंधी कठिनाई से बचने के लिए छात्र आगे की सीटों पर बैठते हैं। विभिन्न चित्रों, रेखा चित्रों, वीडियो क्लिप्स, चार्ट इत्यादि के द्वारा छात्र सुगमता से सीखते हैं। शिक्षक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुनकर नोटबुक पर अंकित करना। दृष्टिगत चाक्षुष छात्र विभिन्न तथ्यों पर चित्रों के रूप में अत्यधिक विचार करते हैं। दूसरा, श्रवणात्मक अधिगम शैली, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल।
इसमें छात्र प्रायः व्याख्यान, विचार विमर्श, दूसरों के विचार आदि सुनकर विषय सामग्री को याद कर लेते हैं। छात्र प्रायः विषय सामग्री को उच्च स्वर में पढ़ते हैं। अधिगम में टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। छात्र सुनकर श्रेष्ठ निष्पादन का प्रदर्शन करते हैं। तीसरी जो अधिगम शैली है वह स्पर्शनीय एवं गतिबोधक अधिगम शैली, टैक्टाइल काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। छात्र क्रिया करने, स्पर्श एवं गति द्वारा प्रभावी रूप से सीखते हैं। स्पर्शनीय गतिबोधक विषय सामग्री के साथ क्रिया करके छात्र अधिक अच्छा सीखते हैं। छात्र सक्रियता से सीखते हैं, वस्तुओं को छूकर अनुभव कर सीखते हैं, जो ज्ञान स्थायी रहता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अधिगमकर्ताओं में भिन्नता, डिफरेंस इन लर्नर्स बेस्ड ऑन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। अधिगमकर्ताओं में सामाजिक भिन्नता, सोशल डिफरेंस इन लर्नर्स। पहला, समाज में शिक्षा की स्थिति, परिवार में शिक्षा की स्थिति, सामाजिक धारणा, समाज की व्यापक सोच, सामाजिक परंपराएं, समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक मूल्य एवं समाज का दर्शन। अधिगमकर्ता में सांस्कृतिक भिन्नताओं की अगर बात करें, कल्चरल डिफरेंस इन लर्नर्स, तो सांस्कृतिक विकास की स्थिति, विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मूल्यों में आदर्शवादिता, सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व, सांस्कृतिक परंपराओं में सद्भावना और सांस्कृतिक समन्वय। सातवां, वैश्विक संस्कृति का विकास एवं अंतिम, संस्कृति के सार्वभौमिक मूल्य। बालक में सर्वांगीण विकास में मातृभाषा का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके कुछ बिंदु हैं। पहला, शारीरिक विकास में महत्व है। दूसरा, मानसिक विकास में महत्व। तीसरा, सामाजिक विकास का महत्व। चौथा, नैतिक विकास में सहायक। पांचवा, भावात्मक विकास में सहायक। छठवां, साहित्यिक विकास में सहायक। सातवां, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। आठवां, चारित्रिक विकास में सहायक। नौवां, कल्पना शक्ति का विकास एवं परिमार्जन। और 10वां, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब बात करेंगे हम अनुदेशन या निर्देशन की भाषा के बारे में, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। विद्यालय में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में अनुदेशन की भाषा का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। पहला, संप्रेषण में उपयोग। दूसरा, विद्यालयी चर्चा में उपयोगी। तीसरा, छात्र एवं शिक्षकों के मध्य आत्मीय व्यवहार। चौथा, मौखिक कार्य में भाषाई उपयोग। पांचवा, लिखित कार्य में भाषा का उपयोग। छठवां, पृष्ठपोषण में भाषा का उपयोग। सातवां, भाषाई कौशलों को सिखाने में उपयोगी। आठवां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार। नौवां, पाठ्यपुस्तकों में भाषा का उपयोग। अगला, अधिगमकर्ताओं के विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज ऑफ लर्नर्स। बाल विकास में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान प्रदान करते हैं, जिनके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। व्यवहारिक विकास, बिहेवियर डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और शैक्षिक विकास यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब हम संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर अंतर की समझ के बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। बालक से संबंधित सामान्य समस्याएं, मंद सीखने वाले बालक, स्लो लर्नर्स। वाक विकार वाले बालक, डिस्लेक्सिक स्पीच डिसऑर्डर्स वाले बच्चे। तीसरा, मंद बुद्धि बालक, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। चौथा, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। पांचवां, पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। और छठवां, प्रतिभाशाली बालक, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस और चाइल्ड। मंद सीखने वाले यानी कि स्लो लर्नर्स, ये कौन होते हैं? मंद गति से सीखने वाले बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। उनका बौद्धिक गुणांक, इंटेलेक्चुअल कोएफिशिएंट लगभग 55-60 से 85-90 के आसपास होता है। मंद सीखने वालों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स। पहला, ध्यान एवं एकाग्रता में कमी, शब्दों और वाक्यांशों को मिलाने में धीमापन, धीमी गति से सीखने की क्षमता और भुलक्कड़पन, मौलिकता एवं सृजनात्मकता का अभाव, विश्लेषण क्षमता, समस्या समाधान क्षमता एवं गंभीर चिंतन में असमर्थता, सामान्यीकरण की सीमित क्षमता, नई जानकारी में परिचित तत्वों की पहचान में असमर्थता, मानक को स्थापित एवं साकार करने की असमर्थता।
मंद सीखने वाले बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स और चिल्ड्रन। पहला, अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है उनके लिए, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना जरूरी है उनके लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, सहज पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, स्वस्थ वातावरण बनाए रखना चाहिए, आवधिक चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता है और शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग उन्हें पढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। वाक विकार, डिस्लेक्सिक स्पीच डिसऑर्डर। वाक विकार एक प्रकार का अधिगम दोष है। इसके अंतर्गत छात्र ध्वनि को समझकर उसका कूटानुवाद यानी कि डिकोडिंग एवं शीघ्र प्रत्युत्तर नहीं दे पाता अथवा इसे करने में उसे कठिनाई होती है। बालकों में बोलने एवं लिखने की क्षमता का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। यह ग्रीक शब्द डिस यानी कि निर्धन या अपर्याप्त प्लस लैक्सिस यानी इसका मतलब होता है शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या हम कह सकते हैं कि डिस्लेक्सिया वह है जिसमें बच्चे विभिन्न स्पेलिंग पढ़ने तथा भाषा को समझने, सुनने या बोलने व लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। पठन अयोग्यता संबंधी बालकों की पहचान एवं लक्षण, आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्लेक्सिया रिलेटेड चिल्ड्रन। पहला, अक्षरों की पहचान में कठिनाई, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। दूसरा, पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर फ्लो इन रीडिंग। तीसरा, पुनरावृत्ति वाले शब्दों की पहचान का अभाव, लेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपीटेड वर्ड्स। चौथा, वर्णमाला क्रम सीखने में परेशानी, सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ अल्फाबेट्स। पांचवा, वर्तनी के ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेलिंग। छठवां, धीमी गति से पढ़ना, स्लो रीडिंग। सातवां, अक्षरों को विपरीत समझना, कंट्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर्स। आठवां, अर्थ के अनुसार पठन का अभाव, लेक ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग। वाक विकार के प्रकार। पहला, मना शक्ति क्षय जिसे एप्रैक्सिया बोलते हैं। इसमें बच्चे की जीभ, जबड़े, होंठ के ऐच्छिक घुमाव में परेशानी आती है। दूसरा, कठिन एवं दोषयुक्त बोल, डिसैंथ्रिया जिसे बोलते हैं। इसमें लकवा, दुर्बलता या मुंह की मांसपेशियों की सामान्यतः कमजोर स्थिति होती है। वाक विकार की पहचान हेतु कुछ प्रमुख परीक्षण, सम मेन टेस्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिस्लेक्सिया। पहला, वाक परीक्षण होता है जिसे स्पीच टेस्ट बोलते हैं। दूसरा, संवर्धी और वैकल्पिक संचार जिसे ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन या AAC कहते हैं। तीसरा, ऑडियोमेट्री परीक्षण जिसे ऑडियोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, अब पठन अयोग्यता के उपचार के बारे में बात करेंगे। रेमेडी ऑफ डिस्लेक्सिया। बालकों पर माता पिता द्वारा अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षण कराया जाना चाहिए। तीसरा, छात्रों को भाषा संबंधी ज्ञान कराया जाना चाहिए। चौथा, वर्तनीगत अशुद्धियां करने वाले छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। पांचवा, श्रवण समस्याग्रस्त बालकों के माता पिता को परामर्श देना चाहिए तथा उन्हें श्रवण यंत्र उपलब्ध करा देना चाहिए। छठवां, छात्रों को उचित गति से पठन का अभ्यास कराना चाहिए। सातवां, ध्वनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए कठिन शब्दों, वाक्यों का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। आठवां, पठन के साथ शब्दों के अर्थ का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालक के बारे में जिसे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बोलते हैं। बौद्धिक क्षमता से कमजोर बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत बालकों से कम होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। मंदबुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर साधारण बालकों की तुलना में कम होता है और उनमें सोचने, विचार करने की क्षमता भी निम्न स्तर की होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। पहला, बौद्धिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा में कम होता है। दूसरा, वातावरण के अनुसार अनुकूलन की योग्यता का अभाव पाया जाता है। तीसरा, सूझबूझ की कमी पाई जाती है, सीखने की प्रक्रिया में अत्यधिक गलतियां करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। कल्पना शक्ति का भी इनमें अभाव पाया जाता है। दैनिक कार्यों के लिए भी ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मंदबुद्धि की उत्पत्ति आनुवंशिक तथा शारीरिक कारणों से होती है। मंदबुद्धि या मानसिक पिछड़ापन स्थायी होता है जिसका उपचार संभव नहीं है। और अंतिम, बुद्धि लब्धि स्तर इनका 70 से कम होता है। मंदबुद्धि बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। पहला, मंद सीखने वाला स्लो लर्नर। बुद्धि लब्धि इनकी 75 से 90 के बीच होती है। इनको शिक्षित किया जा सकता है। दूसरा, मूर्ख या अल्प बुद्धि वाला जिसे मॉर्न कहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 90 के बीच होती है। शिक्षित करने के लिए इनके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है।
तीसरा होता है मूढ़ बुद्धि बालक, जिन्हें इम्बेसाइल बोलते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के मध्य होती है। इनका मानसिक स्तर 5 से 7 वर्ष के बच्चे जैसा होता है। ये बौने प्रकार के होते हैं। इनको शिक्षित करना बहुत कठिन कार्य होता है। चौथा, जड़ बुद्धि बालक यानी मेंटली इनकैपेबल चाइल्ड। बुद्धि लब्धि इनकी 25 से कम होती है। मानसिक विकास 2 वर्ष के बच्चे के जैसा होता है इनका, और ये हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। इन बालकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। अब बात करेंगे मंद बुद्धिता के कारणों के बारे में। कॉजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेडनेस। पहला, वंशानुक्रम हेरिडिटी। दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक आघात फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा। तीसरा, शारीरिक दोष इनकी फिजिकल डिफेक्ट्स। चौथा, निर्धनता पॉवर्टी। पांचवा, ग्रंथियों का विकास डिफॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स। छठवां, घर का वातावरण होम एनवायरनमेंट। सातवां, प्रेरणा की कमी लैक ऑफ मोटिवेशन। आठवां, शैक्षिक वातावरण एजुकेशनल एनवायरनमेंट। नौवां, मादक पदार्थों का सेवन इंटेक ऑफ ड्रग्स। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? फॉर्म ऑफ एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इनके लिए विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए। बालकों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इनके लिए निरंतर परामर्श एवं निर्देशन की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इनके लिए अनुभवी, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनकी व्यक्तिगत देखभाल और शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इनमें स्वस्थ आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा में जीविकोपार्जन से संबंधित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और इनको सामाजिक चेतना की ओर प्रेरित करना चाहिए। अब हम बात करें मानसिक मंदता के निवारण अथवा रोकथाम के उपायों के बारे में। प्रिवेंशन एंड रेमेडियल मेजर्स फॉर मेंटल रिटार्डेडनेस क्या क्या होने चाहिए? पहला, गुणसूत्रीय विकारों की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। दूसरा, चिकित्सकीय सहायता एवं देखभाल मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। तीसरा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं अन्य प्रकार की परामर्श एवं सहायता सोशल साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट। हम बात करेंगे अब सृजनात्मक बालक के बारे में, जिसे हम क्रिएटिव चाइल्ड बोलते हैं। सृजनात्मकता को अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएट का अर्थ होता है बनाना, अस्तित्व में लाना अथवा उत्पन्न करना। सृजनात्मकता बालक के व्यक्ति का मौलिक गुण होता है। इसका आशय किसी नई वस्तु का निर्माण करना, नवीन विचार देना, नवीनतम अनुसंधान करना आदि से जाना जाता है। बैरन के अनुसार सृजनात्मक बालक का तात्पर्य है पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त कर नवीन करना। आइसनेक के अनुसार सृजनशील बालक नवीन संबंधों को परखने की एवं इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। सृजनात्मक बालकों के गुण या विशेषताएं, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। स्वभाव से अत्यंत साहसी होते हैं, साहसिक कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनमें स्वनिर्णय लेने की अटूट क्षमता होती है, हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ये आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण रहते हैं। प्रत्येक सुंदर वस्तु के प्रति इनमें आकर्षण होता है। विचारों एवं अभिव्यक्ति में प्रवाहात्मकता होती है। प्रत्येक कार्य के लिए ये गंभीर होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य करने की इनकी क्षमता होती है और ये बहुत संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न तर्कपूर्ण तथा विवेक युक्त होते हैं। बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जाए? मिशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ। दूसरा, तथ्यों का ज्ञान नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। तीसरा, प्रतिफल पर विचार कंसिडर रिटर्न। चौथा, कल्पनाशीलता इमेजिनेशन। पांचवा, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। छठवां, मौलिकता का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिनलिटी। सातवां, रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्रिएटिंग एक्सप्रेशन। आठवां, विस्तार करने का अभ्यास प्रैक्टिस ऑफ एक्सपेंड। नौवां, पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज। सृजनशील बालकों की शिक्षा एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ाना इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि करना टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तीसरा, मौलिकता की भावना का विकास करना टू डेवलप ए सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। चौथा, रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना टू एनकरेज क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। पांचवा, मौलिकता को प्रोत्साहित करना टू एनकरेज ओरिजिनलिटी। छठवां, अनुकूल व्यवहारजन्य आदतों को विकसित करना टू डेवलप फ्रेंडली बिहेवियर हैबिट्स। सातवां, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। आठवां, विशेष शिविरों का आयोजन ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप्स।
9वां सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। 10वां शैक्षिक भ्रमण यात्राएं, एजुकेशनल टूर्स। 11वां अभिप्रेरणा देना, टू गिव मोटिवेशन। 12वां विशेष शिक्षा तकनीकें, स्पेशल एजुकेशन टेक्निक्स। 13वां छात्रवृत्तियों और अन्य सुविधाओं का प्रावधान करना, प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप एंड अदर फैसिलिटीज। 14वां पुरस्कार तथा प्रशंसा का प्रयोग करना, यूज ऑफ अवार्ड्स एंड प्रेज। 15वां विद्यालय का सृजनात्मक वातावरण, क्रिएटिव एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हम पिछड़े बालक कहते हैं। ऐसे बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते। शोनेल और शोनेल के अनुसार पिछड़ा बालक अपने समान आयु स्तर के बालकों से औसतन शैक्षिक स्तर की तुलना में निम्न शैक्षिक लभ्यता को व्यक्त करता है। मेनन के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 या अधिक वर्ष बड़ा हो। पिछड़े बालक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। पहला, सीखने की गति बहुत धीमी होती है इनकी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव होता है, जीवन में बहुधा निराशा की भावना होती है, बौद्धिक एवं शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है, सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं, ये मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होते हैं, प्रायः समाज विरोधी कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं, ये असमायोजित व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, इनमें उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। अब हम इनमें पिछड़ेपन के कारणों की बात करें, कॉजेस ऑफ बैकवर्डनेस, तो ये क्या क्या होते हैं? इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। पारिवारिक कारण भी होते हैं कुछ, फैमिली रीजंस। तीसरा, परिवार का आकार, साइज ऑफ फैमिली। चौथा, माता पिता की अशिक्षा, पेरेंटल इलिटरेसी। 5वां, निम्न बौद्धिक स्तर, लो आईक्यू लेवल। 6वां, निर्धनता यानी कि पॉवर्टी। 7वां, स्कूल का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। पिछड़े बालकों की शिक्षा का प्रबंध कैसे करना चाहिए? एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स। तीसरा, विद्यालयों में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। चौथा, विशेष पाठ्यक्रम, स्पेशल करिकुलम। 5वां, विशेष शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स। 6वां, उपचार, रेमेडीज। 7वां, आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक असिस्टेंस। 8वां, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल टीचर। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक के बारे में, जिसे हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। ऐसे बालक जो अपनी प्रखर बुद्धि के कारण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पहले सीख जाते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर 140 से अधिक होता है। लकीटो के अनुसार उच्च बौद्धिक क्षमता एवं उच्च स्तरीय विचार और चिंतन प्रदर्शित करने वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना गया है। कॉलसैनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी न किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नई देन हो, प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अब बात करें हम प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। पहला, इनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, इनकी मानसिक प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है। दूसरा, ये जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं। तीसरा, इनके पास विशाल शब्दकोश होता है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता इनमें होती है। चौथा, व्यवहार में दया, परोपकारी, उदार और ईमानदार होते हैं। 5वां, अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता इनके अंदर होती है। 6वां, ये अधिक कल्पनाशील होते हैं। 7वां, ये स्वप्रेरित होते हैं, नवीन कार्य को चुनौती के रूप में करते हैं। 8वां, अधिक समायोजित होते हैं। 9वां, सदैव एकाग्रचित रहते हैं। 10वां, नाड़ी संस्थान इनका श्रेष्ठ होता है। 11वां, प्रायः सहनशील, धैर्यवान, अधिक स्वस्थ एवं अनुशासन प्रिय होते हैं। प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए? क्या होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम फॉर गिफ्टेड चाइल्ड के लिए? इनको कक्षोन्नति करना, क्लास प्रमोशन। दूसरा, व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल एजुकेशन। तीसरा, सर्वांगीण विकास पर जोर देना, एम्फेसिस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। चौथा, पाठ्य वस्तु का विस्तार, करिकुलम एनलार्जमेंट। 5वां, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। 6वां, अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 7वां, सामाजिक शिक्षा,
सोशल एजुकेशन। 8वां विशेष अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, फैसिलिटेटिंग स्पेशल एजुकेशन। प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड, ये बालक उच्च बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पिछड़े बालक की सीखने की गति बहुत धीमी होती है। दूसरा, प्रतिभाशाली बालक हंसमुख तथा प्रसन्न चित्त होते हैं, अतः वे सामाजिक रूप से अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय होते हैं। पिछड़े बालक जीवन में बहुधा निराशा की भावना का अनुभव करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। चौथा, प्रतिभाशाली बालक आत्मविश्वासी, आशावादी तथा धैर्यवान होते हैं। पिछड़े बालक अधिक चिंतित एवं तनावग्रस्त होते हैं, जिसका असर उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर भी पड़ता है। पांचवा, संवेगात्मक रूप से प्रतिभाशाली बालक स्थिर और समायोजित होते हैं, जबकि पिछड़े बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और वे असमायोजित व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। छठवां, प्रतिभाशाली बालक घर, स्कूल तथा समुदाय के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बहुत पसंद करते हैं, जबकि पिछड़े बालक अधिकतर दूसरे बालकों पर ही निर्भर रहते हैं।